नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो उसको देख लेते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक गुफा है और या इसको आप बोल सकते हो कि एक प्रागैतिहासिक गुफा है और आपको इसके बारे में बताना है कि ये प्रागैतिहासिक गुफा किस राज्य में स्थित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है तेलंगाना, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उड़ीसा, चौथा है मध्य प्रदेश। तो ये जो भीमबेटका जो गुफा है ये एक प्रागैतिहासिक गुफा है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर क्या है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर ये गुफा आपको दिखाई देती है। और ये जो गुफा है यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भारत में मानवों के होने के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामियाई सभ्यता, तीसरा है फारस सभ्यता और चौथा है मिस्र की सभ्यता। तो आपके सामने यहाँ पर चार सभ्यताएं दी हुई हैं और ये पूछा गया है कि इन चारों सभ्यताओं में से वो कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन या शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है नगर नियोजन। प्रश्न पूछा गया है कि नगर नियोजन मतलब शहरों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सी सभ्यता है। तो याद रखेंगे कि भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक ऐसी सभ्यता है इन ऑप्शंस में जो दिया गया है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध ही इसलिए है कि वो एक नगरीय सभ्यता रही है और अपनी विशेष नगरीय योजना की वजह से वो इतिहास में विशेष प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता ही इन चारों सभ्यताओं में से एक सभ्यता है जो अपने नगरीय नियोजन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा के खंडहर, किसके खंडहर? हड़प्पा के खंडहर के बारे में पूछा गया है। तो हड़प्पा आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया शहरों में से सबसे पहला जो शहर हमको दिखाई देता है वो कौन सा है? हड़प्पा, जिसे 1921 में राखलदास बनर्जी ने खोजा था। सॉरी, ध्यान रखेंगे किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। तो 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था किसको? हड़प्पा शहर को। ये आपको जरूर याद रखना है, 1921 का वर्ष है। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर यही है, ये जो कि मैंने आपको बताया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर, वो निम्न में से कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी या सतलज नदी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रावी नदी, जिसको आप लोग परशुनी नदी भी कह सकते हैं। वैदिक काल में इसको परशुनी कहा गया है। इसी नदी के किनारे हमको किसके खंडहर मिलते हैं, किसके अवशेष मिलते हैं? हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये प्रश्न आता रहता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो भी आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है और ऐसा माना जाता है कि ये शायद उस सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे विशेष शहर हुआ करता था, मोहनजोदाड़ो। अब यहां पर ये पूछा जा रहा है कि जो मोहनजोदाड़ो है, इस प्रश्न में अगर जाए तो प्रश्न में पूछा गया कि मोहनजोदाड़ो जो है वो उसका स्थानीय नाम क्या है, मतलब उसका एक नाम भी है, उस शब्द का भी एक अपना नाम है। और इस पर प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, तो आपको बताना है कि क्या नाम है उसका। तो पहला नाम दिया है ऑप्शन ए में रेगिस्तान का टीला, दूसरा दिया है नदमुख भूमि का टीला, तीसरा है मृतकों का टीला, चौथा है जीवन का टीला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर हमको एग्जाम में दिखाई देता है और इस प्रश्न का सही जवाब है वो है मृतकों का टीला या भूतों या प्रेतों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महानतम प्रसिद्ध शहर है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध राज्य में हमको स्थित दिखाई देता है। और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। वो जो शहर है वो उस शहर का जो नाम है मोहनजोदाड़ो, उस नाम का अर्थ होता है मृतकों या भूतों या प्रेतों का टीला। तो याद रखेंगे यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो अगर बात करें तो क्या सही जवाब है? ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। पहला है कृषि, दूसरा है व्यापार, तीसरा है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और चौथा दिया गया है बढ़ईगिरी। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो वैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार था। याद रखेंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? व्यापार था। और ये सभ्यता ऐसा माना जाता है कि अपने आप में पूरी तरह से एक व्यापारिक सभ्यता हुआ करती थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है व्यापार, अर्थात ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है सोर्तगोई जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है किस देश में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये भी एक शहर है किस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा है तिब्बत। आपको ये बताना है कि सोर्तगोई इन चारों देशों में से किस देश में प्राप्त हुआ शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान वो देश है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का ये शहर प्राप्त हुआ है। और आपको याद रखना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर मिले हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 3 देशों से मिले हैं, लेकिन सबसे कम शहर जो मिला है वो अफगानिस्तान से मिला है और उनमें से एक शहर है आपका सोर्तगोई, जबकि सबसे ज्यादा शहर की प्राप्ति जो हुई है वो भारत से हुई है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। अब ये वैदिक काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये पूछा गया है कि जो वैदिक आर्य हुआ करते थे उनके जीवन का सबसे प्रमुख भोजन क्या था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा किस काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, वैदिक काल से जुड़ा हुआ। देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया जौ और चावल, दूसरा है दूध और इसके उत्पाद, तीसरा है चावल और दालें और चौथा है सब्जियां और फल। तो याद रखेंगे जो वैदिक काल के जो लोग थे उनके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो गाय थी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का जो मुख्य भोजन हुआ करता था वो गाय और उससे जुड़े हुए जो उत्पाद है, मतलब दुग्ध उत्पाद। तो दूध और उससे जुड़े हुए जो अन्य तरह के दुग्ध उत्पाद होते थे वो आर्यों का सबसे प्रिय भोजन हुआ करता था। तो इस प्रश्न का भी जवाब वही होगा। अर्थात अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो दिया गया है दूध और उसके जो उत्पाद थे वही वैदिक आर्यों के लिए सबसे प्रिय भोजन हुआ करते थे। ये और याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो यहाँ पर वैदिक काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है और पूछा गया है कि वैदिक जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। तो यहाँ पर चांदी, सोना, लोहा और तांबा के बारे में जानकारी दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि तांबा जो है वो एक ऐसी धातु है जो कि बहुत पहले से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भी दिखाई दे रही है और इसके बाद भी। तो अगर हम बात करें कि वैदिक लोगों द्वारा भी जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया होगा वो तांबा ही रही होगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी जो है लोहा। तो ये याद रखेंगे कि ये भी वैदिक काल में ही खोजा गया है, इसके पहले इसकी जानकारी नहीं हुआ करती थी। लेकिन वैदिक काल में भी आपको ऋग्वैदिक काल के लोगों को ये लोहे की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये दिखाई देता है कि उन्हें लोहे की जानकारी हो जाती है। तो अगर प्रश्न के हिसाब से बात करें तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी तांबा। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ये वैदिक काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आर्यन जो सभ्यता है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि जो आर्य हुआ करते थे उन्होंने मनुष्य के जीवन को कितने वर्ग में बांटा है। तो पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि आर्यन सभ्यता जो है उसने मनुष्य के जीवन को 100 वर्षों का माना है और ये माना है कि जो मनुष्य इस पृथ्वी पर पैदा होता है उसको एक उद्देश्यपूर्ण और तर्कपूर्ण जीवन जीना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इस 100 वर्ष के जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया है और इसको जो उन्होंने नाम दिया उसको नाम दिया है आश्रम व्यवस्था। याद रखेंगे कि मनुष्य के जीवन को 100 वर्षों में बांट करके एक व्यवस्था बनाई है जिसका नाम है आश्रम व्यवस्था। और आश्रम शब्द का जो अर्थ है दिखाई देता है वो है श्रम करने के बाद विश्राम या आराम करना। अब आपको यही बताना है कि जो 100 वर्ष का जो जीवन है उसको 4 भागों में जो विभाजित किया गया है उनका क्रम बताना है। तो सबसे पहला जो क्रम दिखाई देता है वो है क्या आपका ब्रह्मचर्य आश्रम और इस आश्रम में आपको दिखाई देगा इसका आयु वर्ग 0 से लेकर के 25 मतलब पैदा होने से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु को माना गया है क्या ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम आपको दिखाई देता है गृहस्थ आश्रम जिसका आयु वर्ग आपको 25 से दिखाई देगा 50 वर्ष और तीसरा दिखाई देता है वानप्रस्थ आश्रम जिसका आयु वर्ग दिखाई देता है 50 से 75 और चौथा दिखाई देता है आपको संन्यास वर्ग मतलब संन्यास आश्रम और इसका आयु वर्ग आपको दिखाई देगा 75 से 100। तो 4 आश्रम हैं, चारों का अपना अलग अलग उद्देश्य है और इसी को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं आश्रम व्यवस्था। तो ये आप अवश्य ध्यान रखेंगे। और यहीं पर ये आपको दिखाया ऑप्शन भी दिए हुए देखिए ऑप्शन ए बी सी डी। आपको जो मैंने क्रम बताए हैं आपको ध्यान देना है कि पहला मैंने बताया ब्रह्मचर्य तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें ब्रह्मचर्य है पहला ऑप्शन। फिर दूसरा आश्रम क्या है गृहस्थ तो यहाँ पे गृहस्थ भी सही है। तीसरा मैंने बताया वानप्रस्थ तो ये है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही जवाब है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम हमको दिखाई देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक काल मतलब आरंभिक वैदिक काल का अर्थ यहाँ पर है ऋग वैदिक काल, उसी को हम लोग आरंभिक वैदिक काल बोलते हैं। अब इससे पूछा गया कि उस काल में जो वर्ण व्यवस्था या जो जाति व्यवस्था हुआ करती थी वो किस सिस्टम पर आधारित थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते ये जन्म आधारित हो जाती है। तो अब आपको यही बताना है, मैंने जैसा बता ही दिया है कि किस पर आधारित थी, ये कर्म पर आधारित थी। तो ऑप्शन देख लेते
देखते हैं। पहला है शिक्षा पर, दूसरा है जन्म पर, तीसरा व्यवसाय पर, चौथा है प्रतिभा पर। क्योंकि यहाँ पे कर्म शब्द नहीं लिखा है तो आपको ध्यान रखना होगा व्यवसाय पर। तो आरंभिक वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था थी वो व्यवसाय या कर्म पर आधारित थी। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जिस काम को, मतलब अगर इसको हम ऐसा समझें कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी काम को अपना रहा है तो जिस काम को अपनाएगा वही उसका जाति या वर्ण हो जाता था। या ऐसा भी समझ लीजिए कि एक ही परिवार में अगर 4 भाई हैं, चारों ने अगर अलग अलग कार्य या पेशा अपना लिया है तो चारों की जातियां या वर्ण अलग हो जाएगा। ये किस काल में हमको दिखाई देता है? आरंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में। जबकि उत्तर वैदिक काल आते ही ये धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लगता है? जन्म आधारित व्यवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो ये आपको अवश्य याद रखना होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा गया है कि राज्याभिषेक की जो प्रक्रिया है, जिसको एक तरह से आप बोल सकते हो राजसूय यज्ञ वगैरह के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न कराई जाती थी, इस प्रक्रिया के बारे में, मतलब इस संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले वर्णन किया गया है? 4 ऑप्शन है। पहला केनोपनिषद, दूसरा विष्णु पुराण, तीसरा ऐतरेय ब्राह्मण और चौथा है अथर्ववेद। तो इस प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन जो हमको दिखाई देता है वो है ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ। जो ऐतरेय ब्राह्मण जो कि एक वैदिक ग्रंथ है, उसी ग्रंथ में सबसे पहले राज्याभिषेक की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन हमको मिलता हुआ दिखाई देता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। और पूछा गया है किसके बारे में? एक विदुषी मतलब एक विद्वान महिला के बारे में पूछा गया है। और ये पूछा गया कि वो कौन सी महिला थी जिसने एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि, तो याज्ञवल्क्य ऋषि को चुनौती देने वाली एक महिला जो कि अपने क्षेत्र में विद्वान थी या जिसको हम लोग विदुषी बोलते हैं, वो कौन सी विदुषी थी जिसने याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को भी चुनौती दी थी? यहाँ पर यही प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है घोषा, दूसरा अपाला, तीसरा मैत्री और चौथा ऑप्शन में नाम दिया है गार्गी। इन चारों नामों में से आपको बताना कि वो कौन सी महिला है जिसने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है गार्गी। गार्गी ही वो महिला थी जिन्होंने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गार्गी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर प्रश्न है किस काल का? वैदिक काल का। और पूछा जा रहा है किसके बारे में? एक नदी के बारे में। और उस नदी का वैदिक नाम दिया हुआ है क्या? परुष्णी। तो किस नदी का वैदिक नाम परुष्णी दिखाई देता है वही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है। पहला सतलज, दूसरा चिनाब, तीसरा व्यास, चौथा है रावी। तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी का ही वैदिक ग्रंथों में क्या नाम मिलता है हमको? परुष्णी। तो रावी ही क्या है आपकी? परुष्णी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रावी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो ये भी एक वैदिक काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा विवाह का पद्धति है जिसको प्राचीन काल में उतना सम्मान नहीं था, उतना उचित नहीं माना जाता था? तो ये आपको बताना है। तो पहला है दैव विवाह ऑप्शन में, दूसरा है आर्ष विवाह, तीसरा गंधर्व विवाह, चौथा है ब्रह्म विवाह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह के तहत एक महिला और एक पुरुष अपनी स्वयं की इच्छा से विवाह कर लिया करते थे, जिसको उस समय उतना उचित नहीं माना गया है। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी गंधर्व विवाह जो है उसे उतना समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था। बाकी अन्य सभी जो विवाह के प्रकार हैं ये सब वैदिक काल के विवाह हैं और इसको कहीं न कहीं समाज में सम्मान प्राप्त था। तो याद रखना होगा कौन सा? गंधर्व विवाह। तो ये आज जो हमने यहाँ पे सारे प्रश्न देखे हैं इतिहास से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अक्सर इनमें प्रश्न रिपीट होते रहते हैं किसी न किसी परीक्षा में। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपके लिए किसी परीक्षा में उपयोगी साबित हो जाए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।